हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, 32 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, 503 सांसदों में से 400 से ज्यादा सांसद हिंदू, विधायकों 80% से ज्यादा विधायक हिंदू, फिर भी मेरे देश का हिंदू खतरे में। 75 करोड़ हजार बकाया मनरेगा मजदूरों का प्रदेश सरकार की ऊपर में, मध्य प्रदेश सरकार की ऊपर में। जब मनरेगा के जो मजदूर हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आम आदमी का रोजगार कहाँ से चलेगा। ताजमहल को लेकर कहा जाता है कि मोहब्बत को नसीब अगर तेरा साथ हो जाए तो मेरा छोटा सा आशियाना भी ताजमहल हो जाए। बिल्कुल सही तरीके से मुझे लग रहा है हमने जिक्र किया है ताजमहल की खूबसूरती का, क्योंकि जब ताजमहल का जिक्र आता है तो छठे अजूबे के तौर पे इसे देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोहब्बत की निशानी भी ताजमहल को लेकर लोग समझते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि यहाँ पर चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद भी यहाँ के जो मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं, ये तमाम बातों का जिक्र आज हम इनसे करने वाले हैं, पूछने वाले हैं। अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इनके मन में क्या भाव है और पिछले 5 साल की सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसको लेकर क्या ये सोचते हैं कि एक बार फिर से उन्हें मौका मिलना चाहिए। शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करूंगी, हालात जो बने हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, मुसलमान क्या सोचता है आगरा का? देखिए, आगरा का मुसलमान तो सबसे पहले सोचता है डेवलपमेंट की, क्योंकि पिछले 75 सालों में मुसलमान का हाल बेहाल कर दिया गया इस मुल्क के अंदर। मुसलमान के जो पूर्वज थे उनका सबसे ज़्यादा योगदान था इस मुल्क की आज़ादी में। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं हर न्यूज़ चैनल पर डिबेट होती है सिर्फ मुस्लिम्स को लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम भी इस देश का एक नंबर का शहरी है, तो मुस्लिम्स को ना लेकर डिबेट होना चाहिए विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर। इसको ना होकर हर न्यूज़ चैनल लेकर बैठ जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुसलमान है और मुसलमान कहाँ जाएगा। तो ये सीधे सीधे ध्रुवीकरण किया जाता है मुस्लिम वोटों का, और दूसरे दो राजनीतिक दल हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आपने कहा ध्रुवीकरण किया जाता है, इसी पे मेरा सवाल है, हिजाब, धर्मांतरण, लव जिहाद, कितना ध्रुवीकरण हो पाया है इससे? देखिए, ये कोई इशू ही नहीं है, ये बेवजह के इशू है। ये सिर्फ चुनाव के बीच में ऐसे मुद्दों को जिंदा किया जाता है, और इन मुद्दों को जिंदा कौन करता है ये भी सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है और कर रही है। जबकि अभी मैंने आपसे कहा, अगर आप मुल्क के से मोहब्बत करते हैं, मुल्क का विकास चाहते हैं, तो आपको बहस करनी चाहिए कि आज देश की गिरती हुई GDP की, लुटता हुए किसान की, महिलाओं के ऊपर होते हुए अत्याचार की, इन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। आप हिजाब या 3 तलाक ये दूसरे इशू क्यों लेकर आ रहा है? ये तो फंडामेंटल राइट। इन तमाम मुद्दों पे जिनका जिक्र ये लगातार कर रहे हैं, आपको लगता है इफेक्ट होगा परिणामों में 10 मार्च को? देखिए, परिणामों की बात अगर करें तो ये तो गुप्त पेटी में बंद है परिणाम। इसके बारे में तो हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, अपने विवेक से उसने वोट किया। ये तो 10 मार्च बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। मुसलमान क्या सोचता है, परिवर्तन की बात करता है या लगता है कि स्थिति वैसी ही रहे? मुसलमान को तो वैसे ही तिरस्कार किया जाता है, लेकिन मुसलमान तो प्यार करने वाला मज़हब के मानने वाले लोग हैं। ये हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आपने किसी ने आपके संग गलत व्यवहार किया तो आप उसके संग अच्छा प्यार से पेश आइए। ये हमारा तो मज़हब सिखाता है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है, जो ध्रुवीकरण जिस तरीके से उन्होंने चर्चा की, ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या लग रहा है? हमारे नेता हैं, ये जो जैसा सोचता है, हम तो पब्लिक हैं, जो हमने सोचा वो आपके सामने बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अखिलेश हो या योगी हो, सबने धोखा किया है जनता के साथ। ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये तो अब वक्त आने पर अपनी बात को कहते हैं, उससे पहले लोग तो दिखते नहीं हैं। लोग समझदार हैं, समझदारी से लोगों ने वोट किया है, उसी का परिणाम अच्छा आएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर कोई मुसलमानों का नेता बनकर आ जाता है? क्या मुसलमानों को पहरेदारों की जरूरत है? मुसलमानों को पहरेदारों की जरूरत नहीं है, जो लोग फेमस होते हैं उन्हीं को ऊपर कराया जाता है। आप समझ रहे बात को? लोग फेमस, असदुद्दीन ओवैसी को आप कैसे देखते हैं? मुसलमान वैसी हाईलाइट है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान है तो वैसी हाईलाइट है मुसलमान, तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश के है मुसलमान या फिर असदुद्दीन ओवैसी के? क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, बार बार ये दोनों दावा ठोकते हैं कि मुसलमान हमारे पक्ष में, तो दूसरे कहते हैं मुसलमान हमारे पक्ष में। मुसलमान जो है विकास के पक्ष में है, जो विकास कराएगा हम उसके साथ हैं, जो विकास नहीं कराएगा हम उसके साथ नहीं है बिल्कुल भी। जो एजुकेशन को लेके आएगा, अच्छी विचारधारा लेके आएगा, सबको जोड़ने की बात लेकर आएगा, हम उसके साथ हैं, ना कि किसी पार्टी के साथ हैं। किसी के पक्ष में नहीं है। बेरोजगारी है,
रोजगार चाहिए, तमाम मुद्दे चाहिए जिस पे काम होना चाहिए। आप मुझे बताइए स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है और आप क्या बात कहना चाहेंगे? सिचुएशन तो ये है, आज उद्योगपति जो है वो बड़ा उद्योगपति है, जो मिडिल क्लास कारोबारी है वो बिल्कुल ख़त्म है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो मौजूदा हालात में बाबा की सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा उन्होंने इसके लिए क्या किया। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उस पर क्या किया है। मीडियम क्लास का कारोबारी बहुत परेशान है, उसका दुकान का रेंट है, उसका स्टाफ है, बिजली का खर्च है, कोरोना काल के अंदर बर्बाद हो चुका है। लेकिन उद्योगपति आज भी राज कर रहे हैं और बड़े विकास मतलब ख़त्म है एक तरीके। कह रहे हैं जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। ने बिल्कुल सही कहा है। असल में क्या है, ये सरकार के पास विकास के लिए कुछ नहीं है, उद्योग उजाड़ दिए गए हैं। लेदर इंडस्ट्री हुआ करता था भारत में, भारत जो है दूसरे नंबर का दुनिया में लेदर इंडस्ट्री हुआ करता था, उसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद किया है। आगरा में भी लेदर की इंडस्ट्री थी, कानपुर में भी थी। तो इस सरकार ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर सिर्फ बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। डेवलपमेंट के नाम पर ये ज़ीरो है। और फिर ये क्या होता है, चुनाव आते हैं तो ये आते हैं कि भाई हिंदू हो गए, हिजाब आ गया, दूसरे तमाम इस तरीके के मुद्दे लेकर आ जाते हैं। और यहाँ मुसलमानों की जो स्थिति है, मुसलमान असल में तालीम से पिछड़ा हुआ है पूरे तरीके से। कोई मुसलमान के लिए व्यापार नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, मुसलमान सिर्फ मजदूरी करता है। तो ये क्या करते हैं, चुनाव में हिंदुओं को डराने के लिए मुसलमान का इस्तेमाल करते हैं। असल में ये हिंदुओं को डरा कर रखना चाहते हैं, हिंदू डरता रहे और मुसलमान का नाम लेकर ये हिंदुओं को डराते हैं। और कैसे डराने की बात की जा रही है, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बात का। आज ये बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कह रही है हिंदू खतरे में है, तो मैं पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, 32 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, 503 सांसदों में से 400 से ज़्यादा सांसद हिंदू, विधायक 80% से ज़्यादा विधायक हिंदू, फिर भी मेरे देश का हिंदू खतरे में है। तो ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है, पिछले 2 साल से स्कूलों में ताले लगा दिए गए। ये चाहते हैं लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए। जब लोग अशिक्षित रहेंगे तभी तो उनकी बातों में आएंगे और ये अपनी बातों में बनाकर कामयाब हो रहे हैं। अब चुनाव के अंदर पुलवामा हमला हुआ, आज तक उसके दोषी नहीं पकड़े गए, लेकिन इस चुनाव में हिजाब का मुद्दा इन लोगों ने गरमा दिया। जबकि आज देश की 70% से ज़्यादा गांव में आबादी रहती है, वहां पर हमारी ग्रामीण से जो महिलाएं आती हैं अपने ससुर से, अपने जेठ से, वो पर्दा करती हैं, वो मुद्दा नहीं उठाएंगे। लेकिन मुस्लिमों का इशू बार बार लेकर आएंगे ताकि जो हमारा मेजॉरिटी वोट बैंक हमारे हिंदू भाइयों का, लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं, वो इन झांसों में आने वाले नहीं है। कर्नाटक से यूपी आया ये मुद्दा, कर्नाटक से यूपी ये मुद्दा आया। क्या लगता है आपको, वाकई में ध्रुवीकरण करना था या फिर असर है इसीलिए आना पड़ा इसे? नहीं, देखिए महिला, एक बात हम आपसे सवाल करते हैं कि जो अमूल्य बहुमूल्य जो वस्तु है उसको, या जैसे आपके डॉलर हैं या 2000 का नोट है या आपकी ज्वेलरी है, आप उसको सेफ में रखेंगी या उसको बाहर सेंट्रल टेबल पर रखेंगी? आप जवाब दीजिए मेरे, हैं? तो ऐसे ही महिलाएं जो हैं हमारी संस्कृति के लिए सम्मानित हैं और ये कीमती हैं। इनको हिफाजत से छुपा के रखना ही हमारे धर्म की सबसे पहली शिक्षा है। इसलिए हिजाब में ही अगर लड़की सड़क पर अगर किसी कार्यवश जा रही है तो वो हिजाब पहन के, बुर्का पहनकर, ओढ़नी ओढ़ कर जाएगी तो ठीक रहेगा, ये हमारा धर्म कहता है। ये आपका धर्म कहता है, इस्लाम कहता है? जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन ये तो महिला की अपनी इच्छा है कि वो क्या पहनना चाहती है और क्या नहीं पहनना चाहती। लेकिन सवाल आपसे ये है कि हम आगरा की बात कर रहे हैं, तो आगरा में मंत्री SP सिंह बघेल, दूसरे उदयभान सिंह भी यहाँ से मंत्री रहे हैं। 2 मंत्री होने के बावजूद भी आगरा को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला है मैम। यहाँ की सड़कें बदहाल हैं, यहाँ का इंसान, हर नागरिक परेशान हाल है। लाइट के बिल इतने आते हैं कि हर मजदूर इंसान का, मिडिल क्लास के इंसान का देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है। वो अपनी मनमानी से बिल भेज रहा है, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ जाइए दफ्तर में तो बस ये कह देते हैं कि ऊपर से हमारे आदेश हैं और ऊपर से हमारे ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आगरे का मैं समझता हूँ मिडिल क्लास का इंसान हद से ज़्यादा परेशान है। आप देखिए सड़कों की हालत, गली गली के इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जा रहा है। अभी 2-4-5 दिन पहले बारिश हुई थी तो इतना बुरा हाल हो गया था, लोग बुरी तरीके से फंसा कि स्थिति खराब है। जवाब दीजिए, इस बात का करहल पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? ये करहल में तो उनको जो है 10 मार्च को जवाब मिल जाएगा। फिलहाल हम आगरा की बात करते हैं। आगरा की जो हालत है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ की सड़कों का हाल क्या है और यहाँ की लाइट का क्या हाल है। यहाँ के बिल जो इतने महंगे महंगे आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, ये कटारिया जी भी यहाँ पर यही करके गए,
जब लोग पहचान जाते हैं ना जिसकी छवि को, तो उसको उठा के बीजेपी का ये एक प्रयास है कि दूसरी जगह डाल दो, ये लोग सीधे ये फिर जिता देंगे। आगरा का तो दुर्भाग्य ये रहा है, आगरा में जो है यहाँ पर 5-5 बार सांसद बीजेपी के जीतते हैं। आगरा का दुर्भाग्य है। एक बार मेरे ख्याल से राज बब्बर आए थे तो उस समय थोड़ा सा एक रोड बन गया था, वरना आगरा से बाहर जाने में मतलब ये 5-6 किलोमीटर जाने में जो है वो 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था। और मैं इस पर बता देना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से इस सरकार ने देश के उद्योगों को बर्बाद किया है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मीट एक्सपोर्ट पर लाते हैं, ये लेदर इंडस्ट्रीज पर लाते हैं। मीट एक्सपोर्ट में कितने हिंदू भाई हमारे एक्सपोर्टर हैं, मुसलमान कितने हैं, ये भ्रमित करते हैं लोगों को। अच्छा, एक सवाल है, ये कहते हैं कि बूचड़ खाने बंद करा दिए, बहुत अच्छा काम हो गया है। चलिए मैं इधर बात करूंगी, बूचड़ खाने बंद करा दिए, बहुत अच्छा काम कर दिया, गोकशी बंद होगी, अच्छा काम कर दिया, इस तरीके से कहा जाता है, आपका क्या वो जो कह रहे हैं उनके लिए अच्छा कर दिया है। उनसे पूछो जिनके पेटों में लात मारी गई है, जिनके बच्चे वीरान कर दिए गए, जिनको भूखा मार दिया गया। बूचड़ खाने से क्या वहाँ गरीब पलते नहीं थे क्या? पलते नहीं थे। बूचड़ खाने कहाँ थे? वो बूचड़ खाने तो नहीं थे भाई। एक आपने जगह दी, जगह लेकर के हमने बकायदा उसको सैनिटरी हाउस बनाया। जब वहाँ कट रहे हैं और सारे जानवर काटे जा रहे हैं वहाँ, और बकायदा तरीके से काटे जा रहे हैं, तो फिर बूचड़ खाना कहाँ से हो गया? बूचड़ खाना तो ये है कि सड़क के ऊपर हम इसको काटें तो बूचड़ खाना हो गया। कि सड़क के ऊपर भाई लोग निकल रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर तो नहीं हो रहा है, तो बूचड़ खाने तो है नहीं। फिर नहीं बंद होने चाहिए थे? नहीं बंद होने चाहिए थे, बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। अभी का माहौल कैसा है मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश का? अभी का माहौल बिल्कुल बेहतर है मुसलमानों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बस डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि 20% मुस्लिम से 80% नॉन मुस्लिम से। हम सब साथ रह रहे हैं यहाँ पे, सब साथ यहाँ पे काम करते हैं। कौन किसकी राजनीति को साधने की तैयारी कर रहा है, कौन किस पर फोकस करने की बात कर रहा है, कौन चाहता है कि 20% एक तरफ आए तो 80% एक तरफ आए? ये तो आप सब जानते, डिवाइड एंड रूल कब से हो रहा है, कौन करता जा रहा है ये, ऐसा कुछ भी। यानी अगर आप यहाँ पीछे देखें, ये तो रेड सैंडस्टोन का काम हो रहा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कराया है। तो व्हाट ऑल वी वांट इज डेवलपमेंट, हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। रोजगार को लेकर कोई बात करेगा तो हाथ खड़े कर दीजिए, मैं उनके पास आने वाली हूँ। रोजगार को लेकर क्या सोचता है युवा? रोज़गार को लेके यही सोचता है मैम कि जो भी है रोज़गार आगरा में कुछ भी नहीं है। ताजमहल से मैं बिलोंग करता हूँ, टूरिस्ट लाइन बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, ब्लॉक है बिल्कुल। कोई भी फ्लाइट अभी तक चालू इसका काम करते हैं? जी, मैं गाइड हूँ। अभी तक कोई भी फ्लाइट चालू नहीं हुई है, काम बंद है, रोज़गार सब बंद है, कुछ भी नहीं है। तो विकल्प में क्या है? अभी फ्री घूम रहा है, कुछ भी नहीं है। मैडम देखिए, आगरा में हम खड़े हैं, आगरा जूता उद्योग है बहुत बड़ा, 80% लोग जूते के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। जिस दिन से इन्होंने अपनी पहली गवर्नमेंट में 2018 में जीएसटी लागू की थी और 18% टैक्स कर दिया था जूते के ऊपर, आज 10% किया, पूरी तरीके से जूता उद्योग खत्म हो गया। क्योंकि कुटीर उद्योग है, घरों में लोग महिलाएं मिलकर 40-48 जोड़ी बनाकर वो बाजार में बेच कर आते थे। आज वो मजदूरी तबका खत्म हो गया, अब वो दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रहा है। पिछले कितने सालों से यह हाल बना? 5 साल से हो गया ये काम। बताइए रोजगार को लेकर क्या है? मैम 12% जीएसटी लग जाएगा तो कहाँ से कारोबार चलेगा जूते का? कपड़े के कारोबार के ऊपर से हटा सकते हैं आप, जूते पे से नहीं हटा सकते। बहन जी ने जो है इस पर 0% रखा था, बहन जी मायावती ने 0 कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ये 5% हुआ और अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने 12% किया। छोटे छोटे कारखाने लोगों के हैं और बच्चों का पेट पालते हैं, गरीब मजदूर। इससे दलित समाज, बहुत बड़ा दलित समाज तब का जुड़ा हुआ है। इनको तबाह और बर्बाद करने के अलावा इस सरकार ने और कोई काम नहीं किया है। रोजगार के ऊपर आप क्या कह रहे थे? रोजगार के ऊपर तो मैं सिर्फ इतना सी कहूँगा कि रोजगार की हालत बहुत ज़्यादा है, बद से बदतर है। आज रोजगार की हालत ये है कि लोग कटोरा लेके हाथ में लिए घूम रहे हैं, तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। अगर भीख मिलती तो शायद भीख मांग के ही काम चला लेती। आप क्या कहेंगे? आगरा जो है टोटली टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे 80% रोज़गार जो है टूरिस्ट पे डिपेंड है। होटल है, टैक्सी है, रेलवे स्टेशन है, एयरलाइन है, एयर टिकट है, गाइड है, फोटोग्राफर है, ताजमहल का टिकट है, सब में मार्बल की हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड में ओनली आगरा फेमस है फॉर मार्बल। वहाँ के कारीगर जो हाथ से बनाने वाले मजदूर
आज उनके पास रोने वाला कोई मजदूर भी नहीं है। इतनी बदतर हालत है कि वो आज भूखे मर रहे हैं। वो अब भूख की कगार पे खड़े हुए हैं। अपनी मकानें, दुकानें, अपने कारोबारों को बेच बेच के गुजारा करने के बाद भी उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। रोजगार की बद से बदतर मतलब कंडीशन है। आगे हालात के पिछले 5 सालों में बने हैं या अखिलेश की सरकार में भी यही हाल आप मानते हैं? नहीं, हम किसी की सरकार को नहीं मानते। टोटल डायरेक्ट हम किसी नहीं डलते। ये बीजेपी की सरकार है, क्योंकि टोटली 80% यहाँ मुसलमान काम करते हैं। उन मुसलमानों को पेटों में लात मारी जा रही है। हमें वो सरकार चाहिए जो मुसलमान की भी मदद करे और सबकी है कि करे। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए रोजगार को इफेक्ट किया गया है। देखिए, भारत सरकार की एक योजना है मनरेगा, रोजगार से संबंधित। आपने पूछा तो बहुत बहुत बता दूं आपको, 75 करोड़ हजार बकाया मनरेगा मजदूरों का प्रदेश सरकार के ऊपर में, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर में। जब मनरेगा के जो मजदूर हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है तो आम आदमी का रोजगार कहाँ से चलेगा? थोड़ा आप देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मनरेगा की आप वेबसाइट पर जाइए, 75,000 करोड़ रुपये बाकी है प्रदेश गवर्नमेंट पे, यूपी गवर्नमेंट पे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे। थोड़ा सा आगरा का हाल बताइए क्या है, क्योंकि आगरा से आप आते हैं। ये बिल्कुल आगरा से आते हैं। आगरा मोहब्बत की नगरी है, समझे। मोहब्बत की नगरी के साथ साथ बेनता यहाँ पर पर्यटक आता है। सारा पर्यटक उद्योग चौपट मतलब समाप्त की हो रहा है यहाँ पर जो है। पिछले 2 सालों के अंदर में समझ लीजिए भीख मांगने की लोगों की नौबत आ गई। जो सरकार कैसी चाहिए? सरकार तो मतलब ऐसी हो, सेकुलर सरकार हो, जो सबका साथ रखे, सबका विकास रखे। सबका साथ सबका विकास का नारा तो भाजपा का, आपका इशारा किस तरफ है? नहीं तो मतलब कम से कम इंसानियत के लिए जो ना, मानवता के लिए जो है, जो बिना मतलब सियासत इस तरीके से, सियासत मुफलिसी पे इस तरह एहसान करती है, सियासत मुफलिसी पे इस तरह एहसान करती है, आंखों को छीनती है और चश्मों को बांटती है। अच्छा, आप बताइए कौन सी सरकार नहीं हो रहा जी? कौन सी सरकार? हमें वो सरकार चाहिए जो सबकी मदद कर सके, खास तौर से हमारी मदद करे मुसलमानों की। जो हमें मार दिया जाता है, हम एक गाय का बच्चा लेके जाते हैं अपने घर से, हमें काट दिया जाता है, तू गाय ले आ रहा है, मेरी घर की खुद की गाय। वो हमारे मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, हमारे मदरसों को तोड़ दिया जाता है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए मंदिर मस्जिद सब बराबर है। अब ये बीजेपी को काको सरकार बनी है, मंदिर बनाना था बना लिया, अब काको लड़ा इलेक्शन छोड़ दें अपनी सरकार को, हट जाए पीछे। बीजेपी का नारा ये था हमें मंदिर में बनाना, मंदिर बन गया तुम्हारा, सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने बनाया, ये क्या बनाएंगे? नफरत क्यों है भाजपा को लेकर दिल में? जो नफरत पैदा करिए ना। असल में उनके दिलों के अंदर इंसानियत नहीं है। असल इंसान वो होता है जिसके दिल के अंदर सबके लिए मोहब्बत हो, प्यार हो, इंसानियत हो और भाईचारा सबके लिए हो। वो इंसान सबसे बेहतर है। ठीक है, हुकूमत चाहे कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। किस हुकूमत ने दिल जीता और किस हुकूमत ने दिल तोड़ा? 2 शब्दों में बात पूरी करो। जिसने सही काम किया लोगों के लिए, आवाम के लिए और मुल्क के लिए, तो वो सही थे। नहीं, नाम बताइए ना। नाम किसका कह सकता हूँ मैं? चलिए, जिक्र नहीं करना चाहते, कोई अर्ज कर दीजिए, नाम बता दीजिए। पहली बात तू इधर उधर की बात न कर, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बता काफिला लुटा क्यों? जितनी भी सरकारें रही इस देश के अंदर, सभी लोगों ने इससे पहले मुसलमानों को डर दिखाया, आज हिंदुओं को डर दिखाया जा रहा है। ये लोग राजनीति को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, जबकि मैं इनको पैगाम देना चाहूंगा, यहाँ ताजमहल मेरे पीछे, मोहब्बत की नगरी आगरा से, कि हिंदू और मुसलमान के चश्मे से न देखो, इंसान को इंसानियत के नजरिए से देखो, तब आप समझोगे कि इंसानियत का भला कैसे होगा। व्यापार जो है हिंदू और मुसलमान में नहीं होता है। ये असल में क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये मुसलमान का कारोबार है। मुसलमान का कारोबार कोई एक नहीं है। मीट का कारोबार 75% हिंदू है, चमड़े का कारोबार 75% हिंदू है। 25% अगर मुसलमान जुड़ा हुआ है, दिखाकर, हिंदुओं को डराकर, बताकर कि साहब ये गाय का फायदा कौन उठाते हैं? सतीश खंडेलवाल, अल कबीर वाले बताते किसके लिए बदनाम किसके लिए करते हैं? नाम अल कबीर है, बताते हैं मुसलमान काम कर रहा। मुसलमान काम नहीं करता है वो। मुसलमान को आप राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते थे? गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। क्यों? ये संगीत सोम और ये तमाम जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये सब आरएसएस को फंडिंग करते हैं ये लोग, और ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान को घेर लिया जाता है। अपनी बात कह दीजिए आखिरी। फायदा वो नहीं होगा जो ईमानदार सरकार लेके आएगा। ईमानदार सरकार हमारे कहने थे, हमारे कहने युवा पीढ़ी, हमारे टाइम की जो ईमानदार सरकार थी वो थी कांग्रेस। अब कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। आपके लिए युवा पीढ़ी है, सबको चांस मिलना चाहिए, प्रकृति का नियम है, चेंजेस होनी चाहिए जो है, समझे। अखिलेश यादव। उम्मीद किससे है इस बार? अखिलेश से ज़्यादा है। अखिलेश। उम्मीद किससे? देखिए, नौजवानों की, महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ना है सड़कों पर उतर कर, तो एक बार उन्हें चांस मिलना चाहिए। एक बार उन्हें चांस मिलना, अखिलेश को चांस मिलना चाहिए। अखिलेश को चांस मिलना चाहिए। फैन लग रहे हैं इस बार जो है बहन जी का वो रहेगा। यादव जिंदाबाद, वही कराएगा सब कुछ। मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। अब मुसलमानों अब नेता चुना है तो अखिलेश को चुना है। चलिए समापन कर रही हूँ, हो गया कार्यक्रम का समापन कर रही हूँ। सिंह बघेल जी के लिए, एसपी सिंह बघेल जी ने जलेसर की जनता को धोखा दिया, टुंडला की जनता को धोखा दिया, आगरा की जनता को धोखा दिया, अब करेल की जनता को धोखा देने पहुंच गए। ये
आगरा के लोग हैं, अपनी राय रख रहे हैं। आगरा के मुसलमान हैं और किसी ना किसी तबके से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई रोजगार से जुड़े हुए और काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं अपने ही नेता पे, जो कि करल पहुंचे हुए चुनाव लड़ने के लिए। इनका कहना है कि वहां जाना मतलब उनके लिए हार की निशानी। और बहरहाल जितने भी बड़े लोग आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, ये एक ही सुर में एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की जरूरत है और ऐसे में मौका मिलना चाहिए यहाँ पर अखिलेश यादव को। लेकिन खैर ये तो 10 मार्च में पेटी में बंद परिणाम बताएगा कि किसको मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, आगरा।